वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है नरवेट्टा, जिसमें टोविनो थॉमस लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 2003 नवंबर 11 तारीख को। पुलिस वाले वर्गीस नाम के एक बंदे को तलाश करते रहते हैं। वो वर्गीस पुलिसों से बचते बचाते रहता है। इसी दरमियान में जब वर्गीस किसी वैन के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो पुलिस वालों को इसकी खबर मिल जाती है। फटाफट से उस वैन के पास जाकर वर्गीस को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर वर्गीस उस वैन से जंप लगाकर भागने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले चेस करके वर्गीस को पकड़कर एक गोडाउन के अंदर ले जाते हैं। वर्गीस को बहुत मारते पीटते इंक्वायरी करते रहते हैं। यहीं पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। केरला के वायनाड के इलाके में कुछ आदिवासी रहते हैं। इन लोगों के पास ढंग का घर भी नहीं होता। उसी जंगल के इलाके में झोपड़ियां बनाकर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। इन लोगों की एक लेडी लीडर होती है। इन लोगों की बहुत सपोर्टिव होती है। ये लेडी इनके हक के लिए हमेशा लड़ाई करती रहती है। पुलिस वालों के पास जाकर पुलिस वाले से यही पूछने लगती है कि कब आपकी गवर्नमेंट हम लोगों को ढंग का घर बनवाएगी। इंस्पेक्टर यही कहने लगता है कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट आप लोगों को रहने के लिए एक पक्का घर दे देगी, लेकिन आपको तो उस जंगल से बाहर आना पड़ेगा। वो लेडी कहने लगती है कि अगर हम लोग आप पर भरोसा करके इस टाउन पर आ गए तो हमारी हालत कैसे होगी। पहले आप लोग हमारे लिए घर बनवाइए, एक भरोसा दीजिए, बाद में हम लोग हमारे जंगल से बाहर निकलेंगे। दूसरे सीन में मूवी के हीरो वही वर्गीस को दिखाया जाता है। अपने स्टडीज कंप्लीट करके काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लिखते रहता है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। वर्गीस का फादर इसके बचपन में ही इस दुनिया से चल बसा, जिसकी वजह से इसकी माँ टेलरिंग करके इसकी परवरिश की, पढ़ाई करवाई इसकी। जब भी वर्गीस कोई कंपटीशन एग्जाम लिखकर वापस अपने घर पर आता तो इसकी माँ हमेशा वर्गीस को डांटती रहती कि कब तक तुम ऐसे ही बेकार घूमते रहोगे, पहले कोई अच्छी सी जॉब तो ढूंढ लो। खैर वर्गीस की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है झांसी। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। और वर्गीस के पास कोई जॉब वगैरह नहीं होती ना, जब भी ये दोनों मुलाकात करते सारा खर्चा झांसी ही उठाती है। बस की टिकट, आइसक्रीम खाने के पैसे, सब कुछ। फिलहाल भी जब ये दोनों मुलाकात करते हैं तो झांसी वर्गीस से ही कहने लगती है कि तुम अभी भी मेरे और अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट हो। तुम कब जॉब हासिल करोगे, कब हम दोनों की शादी होगी, तुम्हारा सारा खर्चा मैं ही उठा रही हूँ। अगर मेरे पास जॉब नहीं होती तो। वर्गीस कहने लगता है कि ये मंथ लास्ट में मेरा एक एग्जाम है, अगर मैं उस एग्जाम में पास हो गया तो मुझे एक सेक्रेटरी की जॉब आएगी, बस एक लास्ट चांस यार। वर्गीस और झांसी की बात झांसी के फादर को पता चल के वर्गीस को अपने पास बुलाकर यही बात पूछने लगता है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। वर्गीस यही कहने लगता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं झांसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद झांसी का फादर वर्गीस की बेइज्जती करने लगता है कि तुम तो शादी कर लोगे लेकिन मेरी बेटी को कैसे रखोगे, तुम्हारे पास जॉब वॉब तो है नहीं और ऊपर से तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, सो इसीलिए वर्गीस तुम मेरी बेटी को भूल जाओ। इस तरह से हल्के से वार्निंग भी देने लगता है। अब यहाँ पर वर्गीस के साथ साथ इसका चाचा बिन्नी भी आया होता है। बिन्नी झांसी के फादर से बात करते हुए कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन झांसी का फादर नहीं मानता, जिसकी वजह से वर्गीस और बिन्नी वहाँ से वापस घर पर आ जाते हैं। वर्गीस की माँ से जो कुछ हुआ वो सारी बात बताने लगते हैं। वर्गीस की माँ भी यही कहने लगती है कि कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों कराएगा, तुम्हारे पास है ही क्या ये बताओ। अभी भी ज्यादा बिगड़ नहीं गया, तुम पहले छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो, बाद में वही झांसी का फादर झांसी की शादी तुमसे करवा देगा। उसी वक्त वर्गीस के घर को एक लेटर आता है। ओपन करने पर यह बात पता चलती है कि वर्गीस को कांस्टेबल की जॉब मिल चुकी है। ये देखकर वर्गीस का चाचा और उसकी माँ बहुत खुश होने लगते हैं, लेकिन वर्गीस कहने लगता है कि माँ मैं कांस्टेबल की जॉब नहीं करूँगा, मुझे डेस्क जॉब चाहिए, ना ही कि इधर उधर घूमने की जॉब। वर्गीस की माँ कहने लगती है कि अब तुम्हारी मर्जी, भाड़ में जाओ, भगवान ने तुमको एक मौका दिया, अगर तुम इसे भी गवा दोगे तो तुम्हारी बुरी किस्मत। वर्गीस का चाचा भी हल्के से डांटने लगता है कि वर्गीस अगर तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है तो फटाफट से इस जॉब में ज्वाइन हो जाओ, जॉब करते हुए भी तुम बाकी एग्जाम्स लिख सकते हो। वर्गीस कहने लगता है कि तुम लोग मुझे फालतू की एडवाइस देने लगे, मैं मेरी झांसी से ही एडवाइस पूछ लूंगा। इस तरह से वर्गीस झांसी से मिलने के लिए जाता है। झांसी कहने लगती है कि मेरे पापा बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे, वर्गीस तुम फटाफट से जॉब ढूंढ लो, तभी हम दोनों की शादी होगी। वर्गीस अपने मन में जो है वो बताने लगता है, मतलब इसको कांस्टेबल की जॉब आई है, लेकिन ये वो जॉब नहीं करना चाहता, ये डेस्क जॉब करना चाहता है। झांसी भी वर्गीस को यही एडवाइस देने लगती है
कि तुम फर्स्ट ऑफ ऑल उस कांस्टेबल की जॉब में ज्वाइन हो जाओ, बाद में बाकी एग्जाम्स लिखते रहना। अब वर्गीस भी बहुत सोचकर डिसाइड कर लेता है कि उस कांस्टेबल की जॉब करेगा। इस तरह से फाइनली जॉब में ज्वाइन भी हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर बशीर नाम के एक बंदे की और इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वर्गीस को जब भी टाइम मिलता वो किताबें पढ़ते रहता है, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहता है। बशीर पूछने लगता है कि तुम तो ऑलरेडी एक जॉब में हो ना, दोबारा क्यों ये किताबें पढ़ रहे हो। वर्गीस यही कहने लगता है कि एक्चुअली मुझे जॉब पसंद नहीं, मुझे सिक्योरिटी की जॉब पसंद है। बशीर भी कहने लगता है वाह यार, तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, करो करो पढ़ाई करो अच्छे से। दूसरी तरफ उस वायनाड के एरिया में पुलिस वालों ने आदिवासी लोगों को प्रॉमिस किया था ना कि आप लोगों को जल्द से जल्द पक्का घर मिलेगा। इस घटना को 20 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, मतलब कुछ काम ही स्टार्ट नहीं किया होता गवर्नमेंट ने। सो वो लेडी लीडर कुछ लोगों के साथ धरना वगैरह करती रहती है, अपने हक के लिए लड़ती रहती है। वहाँ का इंस्पेक्टर कुछ कांस्टेबल्स को वहाँ पर भेजने लगता है उस भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए। इन कांस्टेबल्स में से वर्गीस भी होता है और वर्गीस गलती से एक बंदे को मारपीट देता है। बशीर वर्गीस को समझाने लगता है, देखो वर्गीस, ये सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हम लाठीचार्ज वगैरह नहीं कर सकते। तुम नए हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे देखकर सीखते जाओ। उसी वक्त पुलिस वालों को एक फैक्स आता है, वो ये कि जो आदिवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों की प्रोटेक्शन करिए। तो इंस्पेक्टर उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक टीम को रेडी करता है। इस टीम में वर्गीस का नाम भी होता है। वर्गीस बशीर के पास जाकर कहने लगता है कि सर, मुझे इस महीने में मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं जरूर उस एग्जाम में पास हो जाऊंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे इस टीम से निकाल दीजिए। बशीर कहने लगता है कि ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, हमारे हायर ऑफिसर्स ही डिसाइड कर सकते हैं, तुम जाकर इंस्पेक्टर साहब से बात करो। तो वर्गीस उसी तरह से उस पुलिस वाले के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मुझे इस टीम से निकाल दीजिए, मुझे एग्जाम है। पुलिस वाला कहने लगता है कि अगर तुमको इस टीम से निकालना है तो तुम रिजाइन देकर चले जाओ। अब बेचारा वर्गीस ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, वही 2003 नवंबर 11। पुलिस वाले वर्गीस को बहुत मार पीट कर यही कहने लगते हैं कि तुम हमसे नहीं बच सकोगे, सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ। इस तरह से बहुत टॉर्चर करते रहते हैं। सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाने लगता है। फ्लैशबैक में वो आदिवासी लोग कंटिन्यूस से प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ये देखकर आईपीएस ऑफिसर रघुवरन इनके पास आकर कहने लगता है कि आप लोग कितने दिनों तक ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहोगे, आप लोगों का मेहनत का फल जरूर मिलेगा, जब तक आप कोई काम धंधा कर लीजिए। वो लोग कहने लगते हैं कि सर, हम लोग जहाँ पर भी काम पर जाते हैं आदिवासी समझकर हमको जॉब नहीं मिल रही, जब तक गवर्नमेंट हमारे वादे को पूरा नहीं करेगी हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। अब रघुवरन समझ जाता है कि ये लोग इतना जल्दी अपना प्रोटेस्ट नहीं रोकने वाले, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर अब उसी एरिया में वर्गीस, बशीर और बाकी कांस्टेबल्स टेंट लगाकर उन आदिवासियों की प्रोटेक्शन करते रहते हैं। इन आदिवासियों में से रमेश नाम के एक बंदे के पास एक कूता होता है। ये कूता हमेशा वर्गीस को देखकर भौंकते रहता है, इसको तंग करते रहता है। वर्गीस को गुस्सा आकर उस कूते को लाठी से मारने पर रमेश वर्गीस के पास आकर इससे झगड़ा करने लगता है। बशीर वर्गीस को संभालते हुए इसको समझाने लगता है कि हम लोग यहाँ पर इनकी रक्षा करने के लिए आए हैं, ना कि इनसे झगड़ा करने के लिए। इस तरह से रमेश और वर्गीस को समझाने लगता है। और वर्गीस को पहले से ये जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। डिसाइड कर लेता है कि यहाँ से जाने से पहले इस रमेश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले वर्गीस से ही पूछने लगते हैं कि तुमने क्यों उस लड़के को शूट करके मार दिया, तुम्हारी गन से निकली हुई बुलेट की वजह से ही वो लड़का मर गया, तुम इस केस से बच नहीं पाओगे। वर्गीस कहने लगता है कि सर, ये केस कोर्ट में टिकेगा नहीं। यह सुनने के बाद आईपीएस ऑफिसर रघुवरन शॉक में रह जाता है। दोबारा सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। आदिवासियों के वो लीडर कलेक्टर के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि इतने दिनों तक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक फल नहीं मिला, कब आप लोग हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे और कितना टाइम चाहिए आप लोगों को। कलेक्टर यही कहने लगता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी, आप लोग उस जंगल से निकलकर टाउन में आकर आम पब्लिक के साथ अपनी जिंदगी गुजारिए, तभी तो आप लोगों को गवर्नमेंट के फैसिलिटीज मिलेंगी। लीडर कहने लगती है कि हम लोगों को पता है, अगर हम लोग आप पर भरोसा करके जंगल से बाहर आ गए तो भिखारियों की जिंदगी हो जाएगी हमारी। जो रूलिंग पार्टी थी वो पार्टी तो हमसे वादा किया था कि आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन आप लोग डिले कर रहे हैं। हमें भी तो जीने का हक है और जब तक हम जिंदा रहेंगे ये प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे, हम हमारे हक के लिए लड़ते ही रहेंगे। खैर उसी रात वो आदिवासी लोग अपनी एरिया में कुछ छोटा सा फेस्टिवल मनाने लगते हैं। उसी समय वो पुलिस वाला रघुवरन
इनका खाना खाया हुआ वेस्ट उन आदिवासियों के पानी में जाकर मिला देता है। ये सब कुछ वर्गीस देखकर बशीर को जाकर बताने लगता है। बशीर कहने लगता है कि तुम जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ और जो कुछ भी चल रहा है उस पर इतना ध्यान मत दो। ये सब कुछ बड़े लोगों का काम है, तुम चुपचाप रहो। थोड़ी देर के बाद उन आदिवासियों को इसके बारे में पता लगकर पुलिस वालों के पास आकर झगड़ा करने लगते हैं। क्या आप लोग हमारे पानी में आपका वेस्ट कैसे डाल दिया? कैसे नजर आ रहे हैं आप लोगों को हम? क्या आपकी नजर में हम लोग कूदे हैं? पुलिस वाला कहने लगता है, हाँ, हमारी नजर में आप लोग कूदे ही है और आप जैसे कूतों की रक्षा करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर है। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, आप लोग अपने प्रोटेस्ट को रोक कर चुपचाप अपने अपने रास्ते निकल जाओ, वरना आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा होगा। खैर दूसरे दिन इस एरिया पर काफी सारे मिलिट्री वाले लोग आते हैं। ये सब कुछ देखकर वर्गीस और उसी तरह से आदिवासियों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। एक्चुअली रघुवरन उन सारे आदिवासियों को भगाने की प्लानिंग करते रहता है। वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वही वर्गीस, बशीर और काफी सारे कांस्टेबल्स इनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करता है और इसी तरह कुछ मिलिट्री वालों को भी बुलाता है। कहने लगता है कि इन जंगलों में जाकर ये पता करने की कोशिश करो क्या यहाँ पर गांजा बनाया जाता है या नहीं। तो जब वर्गीस अपनी टीम के साथ उसी जंगल में तलाशी ले रहा होता है तो किसी जगह पर कुछ आदिवासी नजर आते हैं। सो उनके पास जाकर चेक करने पर उनके पास सिर्फ खाना वगैरह होता है। वर्गीस यही इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर को सुनाने लगता है कि सर इन आदिवासियों के पास ना गांजा मिला ना बॉम्ब्स, सिर्फ इनके पास खाना है। तो रघुवरन वर्गीस और उसकी टीम को वापस बुला लेता है। जब सारे लोग दोबारा बेस पर जमा होते हैं तो बशीर नजर नहीं आता। ये जानने के बाद वर्गीस थोड़ा टेंस होने लगता है। दूसरे दिन वर्गीस ये देखता है कि किसी बच्चे के पास वॉकी टॉकी है। ये वॉकी टॉकी और किसी का नहीं, बशीर का ही था। वर्गीस अपने सुपीरियर के पास जाकर बशीर के बारे में कहने लगता है कि सर मुझे कुछ गलत लग रहा है, हम एक बार बशीर सर को ढूंढेंगे। रघुवरन कहने लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी हमको काफी सारे काम है, अब उस बशीर को जाकर कहाँ पर ढूंढेंगे, इतना बड़ा जंगल है। शाम होने के बाद भी बशीर वापस नहीं लौटता। उसी वक्त बशीर के साथ जो बंदा गया होता है वो वापस अपने बेस पर आता है, लेकिन बशीर नहीं आता। वो एक मिलिट्री वाला बंदा होता है। वर्गीस से इस मिलिट्री वाले बंदे से बशीर के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा हिंदी में कुछ बोलने पर वर्गीस को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद वर्गीस कुछ पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उसी रास्ते से जाने लगता है जिस जगह से बशीर गया, बशीर को ढूंढते हुए। तभी किसी जगह पर बशीर की लाश नजर आती है वर्गीस को। उसके बाद वर्गीस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। वो ये कि ये रघुवरन प्लान यही बनाया होता है कि सारे पुलिस वाले जंगल में जाकर आदिवासियों के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढे। वही आदिवासी लोग गांजा बना रहे हैं, उनके पास बॉम्ब्स वगैरह है। जब आदिवासी लोग गांजा बना रहे थे तो बशीर के नजर में आए तो वही आदिवासी लोग बशीर को मार दिया। मतलब इस तरह से प्लानिंग होता है इनका। बशीर को मारने वाले खुद पुलिस वाले ही होते हैं। वो रघुवरन बशीर की हत्या का सारा इल्जाम उन आदिवासियों पर डाल देता है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद वर्गीस शॉक में रह जाता है। इसी दरमियान में मीडिया का सारा फोकस उन्हीं आदिवासियों पर होता है। तभी रघुवरन को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि आदिवासियों के प्रोटेस्ट को रोको। वर्गीस इन लोगों की जान बचाने के लिए हायर ऑफिसर वही रघुवरन के पास जाकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन ये रघुवरन नहीं मानता और इसी तरह से ये भी डिसाइड कर लेता है कि अगर ये वर्गीस यहाँ पर रहेगा तो सारी सच्चाई बाहर रख देगा। इस तरह से इसको भी बहुत पिटवाने लगता है। बाद में रघुवरन सारे आदिवासियों के सामने आकर वार्न करने लगता है कि आप लोग यहाँ से चुपचाप से लौट के चले जाओ, वरना आपके ऊपर लाठीचार्ज या तो फिर फायरिंग भी हो सकती है। इस तरह से देखते ही देखते उन लोगों पर फायरिंग भी करने लगता है। वर्गीस बहुत ही मुश्किल से उन लोगों की जान बचाने लगता है, लेकिन ये अकेला कितनों को बचाएगा। ऑलरेडी आदिवासी के कुछ लोग मर चुके होते हैं। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, वही नवंबर 11, 2003। रघुवरन वर्गीस को मार पीट कर यही जुर्म कबूल करने के लिए कहता है कि तुम कबूल कर लो कि तुमने उस बशीर को मारा और उसी तरह से उन आदिवासियों के ऊपर फायरिंग की, वरना तुम भी बशीर की तरह मिटकर रह जाओगे। समझ जाओ वर्गीस, तुम हार चुके हो। वर्गीस कहने लगता है कि मैं नहीं हारा, तुम्हारे इस साजिश में मैं ही जीता। इस तरह से एक और फ्लैशबैक बताने लगता है। एक्चुअली जब उस दिन रघुवरन ने फायरिंग करवाई थी तो कुछ आदिवासी मर गए, लेकिन रघुवरन ने अपने हायर ऑफिसर से ये कहा कि हमारे फायरिंग में एक भी बंदा नहीं मरा। सो दूसरे दिन वर्गीस और कुछ पुलिस वाले अपने एक और हायर ऑफिसर के पास आकर यही सच बताने लगते हैं कि आदिवासी के कुछ लोग मरने के बाद वो रघुवरन उन लोगों को किसी जगह पर दफना दिया और कुछ लोगों को जला दिया। बाद में वर्गीस सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में जाकर भी प्रोड्यूस करता है। वर्गीस की बातें सुनने के बाद कोर्ट एक कमेटी को अरेंज करती है
वो कमेटी उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने पर सारी सच्चाई बाहर आती है। उसके बाद क्या था, उस दिन जिन जिन लोगों ने फायरिंग की उन सारे लोगों को कोर्ट हिरासत में लेती है। उसके बाद गवर्नमेंट उन सारे आदिवासियों के लिए अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड भी करते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।